हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी व्याकरण में। हम यहाँ पर समास पढ़ रहे थे और समास क्या होते हैं इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों का जब मेल बनता है तो एक जब समस्त पद बनता है उसको हम समास कहते हैं। और समास और संधि में हमने यहाँ पर अंतर बताया था कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो संधि जो है दो वर्णों के मेल है और समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। इसके बाद हमने यहाँ पर समास के क्या किया था, समास को भेद बताए थे कि समास के कितने भेद होते हैं। और तो देखिए समास के यहाँ पर आपने 6 भेद हमने पढ़े थे, जिसमें आपका पहला अव्ययी भाव समास था। इसके बाद तत्पुरुष समास, कर्मधाराय, द्विगु, इसके बाद द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये सभी आपने पढ़े थे। इसके बाद जो पहला समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसका प्रथम पद या तो अव्यय होता है और प्रधान भी इसका प्रथम पद होता है। ठीक है, दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह अव्यय होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद देखिए तत्पुरुष समास की हमने बात की थी कि तत्पुरुष समास में आपका जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है तथा पूर्व पद आपका गौण होता है। ठीक है, विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक की विभक्ति का चिन्ह लग जाता है, कारक चिन्ह लग जाता है। और हमें कारक आपने पढ़ा है 8 कारक होते हैं कारक के भेद, जिसमें से आपका कर्ता और जो आपका संबोधन है वो यहाँ से आप हटा करके बाकी इसी के आधार पर हमने तत्पुरुष समास के भी भेद किए थे। इसके भी 6 भेद हैं। तो कल की क्लास में हमने 6 ही भेद पढ़ लिए थे। पहला है आपका कर्म कारक या कर्म तत्पुरुष, जिसमें जो है कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है, यानी कि जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्म कारक की का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से पहले इसके 6 भेदों को लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये है। इसके बाद हमने तत्पुरुष की बात की थी, तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद बताए थे, जिसमें आपका पहला कर्म तत्पुरुष था, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की का जो चिन्ह है, कारक का जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर लोप होता है और जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको कर्म कारक का चिन्ह मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर को लिखा हुआ है तो को सभी में क्या है, कर्म का कारक चिन्ह है। ठीक है, दूसरा था करण कारक, जहां पूर्व पद में या पूर्व पक्ष में करण कारक की विभक्ति का लोप हो, वहां पर आपका क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है। जैसे आपका मन माना, तो मन से माना हुआ, तो से यहाँ पर इसका क्या है, कारक चिन्ह है। किसका, करण का कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर करण कारक जो करण तत्पुरुष है उसकी हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे थे, जिसमें आपका मन माना यानी कि मन से माना हुआ, रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, रेखांकित रेखा से अंकित, तो इसका जो कारक चिन्ह है वो से है। देखिए सब में से आ रहा है। ठीक है, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, तो सब में आपका से आ रहा है। रोग मुक्त रोग से मुक्त, तो यहाँ पर किसका लोप हुआ था, से का लोप हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, करण तत्पुरुष है। इसके बाद तीसरा हमने संप्रदान तत्पुरुष की बात की थी, जहां समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है। तो इसका जो कारक चिन्ह है संप्रदान का वो है के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, किसके लिए, डाक के लिए गाड़ी। सत्य सत्याग्रह, तो क्या हो जाए, सत्याग्रह का सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए चिन्ह यहाँ पर लोप हुआ था और विग्रह करने पर आपको फिर से ये चिन्ह मिल गया है। तो ये था आपका संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद हमने अपादान के बारे में पढ़ा था। तो अपादान तत्पुरुष क्या होता है, जहां समास के पूर्व पक्ष में अपादान की विभक्ति अर्थात से का भाव हो या लोप हो। ठीक है ना, भाव हो का मतलब भाव है लेकिन समस्त पद में उसका लोप किया गया हो, तो यहाँ पर देखिए वहां आपका अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसके कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे धनहीन धन से हीन, से चिन्ह था इसका तो यहाँ से लोप हुआ था। जैसे ही विग्रह करेंगे तो आपको इसका चिन्ह मिल जाएगा से। ऐसे ही दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, भय भीत, तो भय से
भीत। आगे देखिए धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख। ऐसे ही आशातीत, आशा से अतीत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋणामुक्त, ऋण से मुक्त। तो ये सभी जो है किसमें आ जाते हैं, आपके इस कारक चिन्ह में आ जाते हैं। अब आगे देखिए पांचवा है संबंध तत्पुरुष। पांचवे में है आपका संबंध तत्पुरुष। तो जहां समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो, क्या क्या, का, के, की का लोप हो, वहां पर आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे ग्रह स्वामी, ग्रह का घर का स्वामी, तो यहाँ पर का लोप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संबंध तत्पुरुष होगा। गंगा जल, तो गंगा का जल। ठीक है, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तो काकी के। ऐसे ही मृत्यु दंड, दंड, तो मृत्यु का दंड। प्राणपति, तो प्राण का पति, तो का की के का यहाँ पर लोप हुआ था, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कारक से ही संबंधित है। ऐसे ही आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में क्या होता है, मैं पर का लोप होता है। तो दो यहाँ पर इसके कारक चिन्ह होते हैं अधिकरण के, कौन कौन से, मैं और पर। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसके कुछ उदाहरण हमने पढ़े थे। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आप बीती, आप पर बीती। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। धर्मवीर, धर्म में वीर। ऐसे ही ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। तो यहाँ पर जिन कारक चिन्हों का लोप हुआ है वो आपका कौन सा कारक था, वो आपका अधिकरण कारक था, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद। तो 6 ही भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, चलिए इसके बाद है आपका कर्मधाराय समास। तो 2 हमने यहाँ पर समास पढ़ लिए थे, समास के हमने 6 भेद पढ़े थे। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मधाराय समास। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए क्या लिखा है कि कर्मधाराय समास में पहला पद जो है विशेषण होता है ना, और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, अब विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो विशेषण क्या होता है, देखिए विशेषण का मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वही आपका विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहला पद क्या होता है, विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा। अथवा एक पद उपमान और दूसरा उसका क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो है उपमेय होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में जो है के समान, ठीक है ना, बीच में के समान है, जो रूपी शब्दों में से किसी एक का प्रयोग होता है। अब आगे उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर महाराज, तो यहाँ पर क्या कहा था कि इसमें आपका विशेषण प्रथम पद विशेषण होता है। प्रथम पद विशेषण, हमने कहा महाराजा, तो प्रथम पद आपका महा हो गया है, ये आपका प्रथम पद है। इसके बाद जो ये राजा लिखा हुआ है ये आपका द्वितीय पद है, या उत्तर पद इसको कह सकते हैं, इसको पूर्व पद कह सकते हैं। क्या कहा गया है कि प्रथम पद विशेषण है ना, और दूसरा जो है विशेष्य है। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो महाराजा कौन है भाई, महान महाराजा, राजा की विशेषता बताई है। तो राजा की विशेषता कहाँ बताई है, प्रथम पद ने बताई है। ठीक है, यानी कि प्रथम पद आपका विशेषण है, प्रथम पद आपका विशेषण है और द्वितीय पद आपका विशेष्य है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है। इसका अर्थ क्या हुआ, महान है जो राजा, तो कौन है महान, राजा, तो राजा यहाँ पर आपका विशेष्य हो जाएगा। और जो प्रथम पद है वो आपका विशेषण, क्योंकि प्रथम पद क्या बता रहा है, वो राजा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो कर्मधाराय समास है इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा आपका विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद जो है उपमेय होता है। ओके, इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर दूसरे पद की प्रधानता है। ठीक है, तो देखिए महाराजा, इसमें 2 पद हैं, ये आपका पूर्व पद है यानी प्रथम पद है, और यहाँ पर जो राजा है ये आपका द्वितीय पद है।
यानी कि इसको उत्तर पद आप कहेंगे। ठीक है, तो कौन है भाई राजा? महान कौन है? राजा है। राजा क्या है? राजा आपका संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता किसने बताई? महा ने। ठीक है, तो ये जो है विशेषता, जो महा शब्द है, ये आपका विशेषण हो गया यहाँ पर, और विशेष्य क्या है? राजा है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, तो देखिए किसके बारे में बात की गई है? अंबर के बारे में बात की गई है, और उसकी विशेषता क्या बताई गई है? श्वेत। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका श्वेत, श्वेत जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पद, और अंबर जो है आपका द्वितीय पद हो जाएगा। इसी प्रकार से नील गाय, तो नीली है जो गाय, कौन है? नीली, गाय है। प्रथम पद नील, द्वितीय पद उत्तर पद गाय, तो प्रथम पद क्या हो गया है? विशेषण। गाय की विशेषता बताई है। ठीक है, ऊपर अंबर की विशेषता बताई, इससे पहले उदाहरण में राजा की विशेषता बताई थी। तो हमने क्या कहा था? परिभाषा में क्या बताया था कि जिसका प्रथम पद क्या होता है? जिसका प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है, और द्वितीय पद विशेष्य होता है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को आप क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या कहा है? विग्रह करते समय भी कुछ यहाँ पर कहा गया है। क्या होता है? पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में के समान, या फिर है, या फिर जो, या रूपी शब्दों में से किसी एक का प्रयोग, कोई ना कोई यहाँ पर प्रयोग में आएगा। जैसे कि यहाँ पर महान है राजा, तो है का प्रयोग किया गया है। श्वेत है जो का प्रयोग किया गया है। नीली है का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? और है और जो, है जो, है जो एक साथ है, ये है और जो। ठीक है ना? और रूपी, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है यहाँ पर परमानंद, तो परम है जो आनंद, तो आनंद की विशेषता बताई है परम आनंद, परमानंद। ठीक है, ऐसे ही महात्मा, तो महान है जो आत्मा, उसको क्या कहा जाता है? महात्मा। ठीक है, तो ये है आपका कर्म धाराई समास। तो क्या कहा यहाँ पर? क्या कहा? जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। बहुत अच्छे से आप, यदि आपने इसकी परिभाषा को समझ लिया तो आप इन शब्दों को देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि विशेषण तो सभी को आता है। ठीक है ना? विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वही आपका विशेष्य होता है। तो द्वितीय पद यहाँ पर क्या होना चाहिए? विशेष्य होना चाहिए, यानी कि वो या तो संज्ञा हो या तो सर्वनाम हो। ठीक है, उन्हीं की विशेषता बताएंगे तभी वो आपका विशेषण कहलाएगा, और प्रथम पद आपका विशेषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म धाराएं समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनके उदाहरण भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, और बीच में जब आप विग्रह करेंगे इनका, तो क्या क्या आपके पास आ जाएगा? क्या क्या आ जाता है? या तो के समान आ जाएगा, या तो है जो, रूपी, इन तीन शब्दों का प्रयोग होता है। इनमें से कोई एक शब्द जो है यहाँ पर आता है। तो तीन समास पढ़ लिए हमने अभी तक। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास पढ़ा, और इसके भी हमने उपभेद पढ़े थे, जिसके 6 उपभेद थे। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर हमने आज की क्लास में कर्म धाराएं समास के बारे में पढ़ा है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट समास के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द्विगु समास। देखिए सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, हमें समझने से मतलब है। 6 समास के बारे में हमने पढ़ना है। तो द्विगु समास क्या होता है? जहां समस्त पद में पूर्व पक्ष में जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। विशेष देखिए यहाँ पर क्या है, जहां पर आपके पास क्या होता है? समस्त पद क्या होता है? जो आपके पास दो या दो से अधिक पदों को जब मिला करके एक शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में, यानी कि पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है। यहाँ भी विशेषण होता है। इससे पहले वाले जो समास में हमने पढ़ा था, जो आपका कर्म धाराएं था, यहाँ भी पहले पद में विशेषण था, लेकिन वो संख्यावाचक नहीं था। हमने यहाँ पर महान है जो, इसके बारे में बात की। महाराजा संख्या नहीं आया था, हालांकि विशेषण था, और विशेषण भी आप जानते हैं संख्यावाचक होता है आपका। ठीक है, परिमाणवाचक होता है, गुणवाचक होता है। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण होता है। 4 प्रकार के विशेषण पढ़े हैं आपने। तो विशेषण के भी अलग अलग भेद है। कर्म धाराएं समाज में यहाँ पर क्या कहा गया है? महान है जो राजा, महाराजा,
इसमें संख्या नहीं आया है, इसमें विशेषण आया है लेकिन संख्या नहीं आया है। राजा के गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आया है। आपने विशेषण के भी भेद पढ़े होंगे। आपके विशेषण के भेद गुणवाचक विशेषण होता है, सेकंड आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है, थर्ड आपका संख्यावाचक विशेषण होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है। तो उन चारों विशेषण में भी अलग अलग प्रकार के होंगे, भेद होंगे। तो कर्मधारय समास में आपके गुण आएगा। नीली है गाय, तो इसका रंग बता दिया है, तो इसके गुण बताए हैं। परम है आनंद, तो ये गुणों में आता है, गुणवाचक विशेषण। तो कर्मधारय में उसके गुणों के बारे में, गुणों का विशेषण किया जाएगा। और जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ना द्विगु समास, तो द्विगु समास में आपका संख्यावाचक विशेषण, यही विशेषता है दोनों में और यही अंतर है। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आता है, वहां पर विशेषण कहा था, ठीक है ना। तो वो हो सकता है या तो गुणवाचक हो या सार्वनामिक हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर तो आपको सीधे बता दिया है कि यदि संख्यावाचक विशेषण है पूर्व पक्ष में, वहां द्विगु समास होता है। विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा समाहार शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। त्रिकोण क्या होता है, जहां पर तीन कोणों का समाहार होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। हमने क्या कहा था कर्मधारय समास में कि वहां पर आपका जब आप विग्रह करेंगे है जो कि रूपी, इस प्रकार के शब्द आते हैं बीच में। यहाँ पर कौन कौन से शब्द आते हैं, या तो समूह आ जाता है या तो समाहार आ जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, त्रि, त्रि का मतलब तीन से है, ठीक है। दो, दो का मतलब दो से है। दोपहर, दो पहरों का जो समय होता है उसे समूह होता है, उसको क्या कहेंगे, दोपहर कहेंगे। ऐसे ही आगे देखिए पंचतंत्र, पंच ये पांच को बता रहा है, पांच को बता रहा है। पांच तंत्रों का जो समूह होता है उसको पंचतंत्र कहा जाएगा। त्रिफला, त्रिफला क्या होता है, तीन फलों का समूह होता है। तो देखिए विग्रह करते समय क्या कहा है, यहाँ पर समूह अथवा समाहार शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। किस किस का, समूह अथवा समाहार शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। इसी प्रकार से त्रिफला, त्रि, तो देखिए यहाँ पर फल का त्रि, तंत्र, तंत्र के बारे में बताया है पंचतंत्र। दोपहर, ठीक है ना, पहर के बारे में बताया है, कितने पहर, दो पहरों का समूह है। पंचतंत्र के बारे में बताया, पांच तंत्रों का समूह है। ऐसे ही त्रिभुज में तीन भुजाओं का समाहार होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सप्ताह, तो 7 दिनों का समाहार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं संख्याओं को ही लिखा गया है। 100 का मतलब 4 से है, 9 का मतलब 9 से है, सात, सप्त का मतलब 7 से है, त्रि का मतलब 3 से है, त्रि का मतलब यहाँ पर 3 है, पंच का मतलब 5 से है, दो का मतलब दोपहर से, ये देखो 2 है, त्रि का मतलब 3 से, फिर से चौ का मतलब 4 से, पंच का मतलब 5 से और पंजाब का मतलब भी 5 से है। तो सभी शब्दों में आप देखिए द्विगु समाज के सभी शब्दों में संख्यावाचक विशेषण आया है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें आप संख्या को, देखिए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के आगे आप संख्या लगा देते हैं, ठीक है ना, तो वही आपका क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो द्विगु समाज में आपका संख्यावाचक विशेषण आएगा। और जो कर्मधारय समाज है वहां पर भी आपका क्या होता है, प्रथम पद आपका विशेषण होगा और द्वितीय पद उसी का विशेष्य होगा। तो वो विशेषण आपका गुणवाचक हो सकता है, यहाँ पर ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो द्विगु समास क्या होता है, जहाँ समस्त पद के पूर्व पक्ष में, यानी कि जो पूरा पद है उसमें आपका संख्यावाचक विशेषण आता है, ठीक है, वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। जब आप विग्रह करेंगे तो उस समय आप क्या लिखेंगे, समूह अथवा समाहार शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने कर्मधारय समास पढ़ा और इसके बाद यहाँ पर द्विगु समास। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास, द्विगु समास क्या है, जिसमें आपका प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। और विशेषण भी किस प्रकार का, संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि जो पूर्व पद है वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
और कर्मधारय समास में आपका प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। वहां पर दोनों में अंतर क्या है, द्विगु में आपका क्या आता है, संख्यावाचक विशेषण आता है, और कर्मधारय में आपका कुछ भी आ सकता है, गुणवाचक। ठीक है। अब द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो। ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे इजी यही है। इसको देख कर ही आप द्वंद्व समास इसको लगा देंगे कि ये द्वंद्व समास है। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थिति जो है योजक लुप्त हो जाता है, और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और, तथा, या, अथवा शब्दों में से किसी एक का प्रयोग होता है। तो सबसे इजी यहाँ पर द्वंद्व समास ही है। ठीक है, जिसमें देखिए आपके एक जैसे शब्द आ रहे हैं, दिन रात, दिन रात, दिन और रात। यहाँ पर क्या कहा है? द्वंद्व समास, दोनों पद समान हो, दिन और रात। जल और वायु, ठीक है, यहाँ पर कोई उत्तर और कोई गौण पद नहीं है, दोनों समान है। ठीक है ना, दिन और रात। इससे पहले हम क्या कह रहे थे, प्रथम पद क्या होगा आपका, प्रधान होगा, द्वितीय पद प्रधान होगा। यहाँ पर दोनों ही समान है। समान का मतलब दिन रात। ठीक है, दिन और रात। और जब आप इसका विग्रह करते हैं तो आपके पास क्या क्या मिल जाता है, और, तथा, या, अथवा शब्दों में से किसी एक का आप यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जल वायु, जल और वायु, और का प्रयोग किया। माता पिता दोनों ही समान हो गए, जल और वायु यहाँ पर समान चीजों को दिखाते हैं, और विग्रह कर किया। तन और मन, तन और मन, और का प्रयोग हुआ। नर नारी, नर और नारी, दादा दादी, तो और का प्रयोग। लाभ हानि, लाभ या हानि, या का प्रयोग हुआ। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो ये है आपका द्वंद्व समास। तो आज की क्लास में हमने कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास को पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। आई हैव अ नाइस डे।